हूँ। मैं आशीष सिंह, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक शामली। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के यूनिट 1 में। विषय में यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, और इंट्रोडक्शन में अब पहला टॉपिक है संचार प्रणाली का ऐतिहासिक विकास, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम किस प्रकार से विकास हुआ उसका, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, आप जैसे जानते हैं 1700 ईस्वी से पहले जो स्थिति थी, तो टेलीकम्युनिकेशन का कोई सिस्टम जैसा आज है वैसा नहीं था। तो पहले क्या था, स्मोक सिग्नल्स लोग देते थे, धुआं उड़ा करके बता देते थे कि हमारी स्थिति कहाँ पर है। इसी प्रकार से या तो ड्रम बजाते थे। आज भी वैसे गाँव में आपने देखा होगा कि हम लोग ड्रम बजा करके कोई मुनादी वगैरह किया जाता है। और यूज़ किया जाता था कबूतर का, जो चिट्ठियाँ ले जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसी प्रकार से फिर घोड़े के द्वारा संदेशवाहक भेजे जाते थे। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो पौराणिक कथाएं या ऐतिहासिक युद्ध वगैरह होते हैं तो वहाँ यूज़ किया जाता है घोड़े का, और संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने के लिए। और उसके बाद फिर टेलीग्राफ का विकास हुआ। तो इस प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन का विकास आगे होता चला गया। अगर हम 1700 ईस्वी से पहले की बात करें तो अगर हम डिटेल में देखें, सबसे पहले सिग्नल फायर्स यूज़ किए जाते थे, यानी कि बीकन सिग्नल। बीकन क्या होता है कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बीकन है। मतलब एक ऊंचा स्थान मीनार की तरह बना दिया जाता था और वहाँ से सिग्नल दिया जाता था। तो सिग्नल कैसे दिया जाता था? आग के द्वारा या धुएं के द्वारा। तो बीकन से क्या है, हाइट काफ़ी मिल जाती थी और आप आराम से बता देते थे। अब इस प्रणाली में क्या है इस इशू कि भाई एक संदेश मतलब एक ही मैसेज आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक ही मैसेज का मतलब, जैसे आपने कहा कि आग जल गई, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, या हम लोग फला काम के लिए हमारा दल तैयार है। तो इस प्रकार से सिग्नल दिए जाते थे। इसी प्रकार से दूसरा और क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग मान लीजिए मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो उस समय के लिए भी हम बीकन सिग्नल्स का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में पानी के जहाज़ों में आज भी इस टाइप के सिग्नल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, समुद्र के अंदर समुद्र चल रहा है और मान लीजिए कोई मुसीबत आ जाती है, तो वो इस टाइप से फायर शॉट किए जाते हैं। आग के पटाखे टाइप के वो ऊपर फेंके जाते हैं और वहाँ से आग जल करके फिर वो जो इमरजेंसी टीम होती है या राहत दल होता है, बचाव दल होता है, उसको पता चल जाता है कि फला जगह से कोई जहाज़ है वो मुसीबत में है, तो वो सहायता के लिए पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से सिग्नल जो है वो एक ही टाइप का हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्टिंग मिरर्स। ये भी सूचना प्रसारित करने में बहुत उपयोग किया जाता था। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, और ये मैंने एक कार का डायग्राम लिया हुआ है। भाई पीछे से आप कार आ रही कि नहीं आ रही, कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही आपकी कार के पीछे, तो आप पता लगा सकते हैं। तो ये भी एक ही सिंगल मैसेज ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मिरर के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा सिग्नल संदेश भेजे गए हैं। तो ये क्या होता है, नॉर्मली जो है इन सब चीज़ों का युद्ध वगैरह में बहुत यूज़ होता था पुराने ज़माने में। तो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज़ करते हैं, और आज हम कारों में अपना यूज़ कर ही रहे हैं। उसका सिग्नलिंग लैंप्स हैं। सिग्नलिंग लैंप्स लैंप जलाए जाते थे, रोशनी की जाती थी, रोशनी से पता चल जाता था, या फायर जलाए जाते थे तो उससे पता चल जाता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो ये चीज़ें, इन सभी संदेशों में क्या है, पहले से हम मैसेज कोडेड कर देते हैं। या कोडेड करने का मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पर आग जलाएंगे तो इसका मतलब ये आप समझना। तो दूसरी पार्टी फिर जब दूसरी जगह पर जाती थी तो वो इंतज़ार करती थी कि वहाँ से सिग्नल कोई आएगा, तो सिंगल मैसेज आप ट्रांसमिट कर सकते थे। इसी प्रकार से स्मोक सिग्नल्स है। अब स्मोक सिग्नल्स में एक बेनिफिट था कि भाई आगे, पहले तो नहीं था, पहले तो एक ही टाइप के भाई धुआं काला ही निकलता था। उसका बाद फिर जैसे डेवलपमेंट हुआ तो डिफरेंट कलर के स्मोक्स को भी हम यूज़ करने लग गए। तो डिफरेंट कलर के स्मोक्स का डिफरेंट टाइप का सिग्नल, जैसे कि आज हम वहाँ जहाज़ों में, पानी के जहाज़ों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने का दिखा रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ धुआं पैदा किया, इसका कुछ एक संदेश दूसरी टीम को पहुँच गया।
तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि किस प्रकार से सिग्नलिंग होती है। इसके पश्चात 1792 में लगभग सेमाफोर डिवाइसेस आई, जो कि क्लॉड चैपे ने डेवलप किया था, और ये ऑप्टो मैकेनिकल डिवाइसेस थी, मतलब मैकेनिकल सिस्टम भी था और ऑप्टिकल का भी यूज़ किया गया था इसकी सिग्नलिंग में। आइए देखते हैं सेमाफोर डिवाइसेस क्या होती हैं। देखिए 1792 में फर्स्ट फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप किया गया था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लॉड चैपे ने जो सेमाफोर डिवाइसेस डेवलप की थी, तो इसमें सिग्नलिंग सिस्टम के लिए सेमाफोर फ्लैग में मतलब कैसे पता लगाया जाएगा कि क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ द सेमाफोर फ्लैग सिग्नलिंग सिस्टम इज एन अल्फ़ाबेट सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द वेविंग ऑफ ए पेयर ऑफ हैंड हेल्ड फ्लैग्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। तो जैसे ABCD रिप्रेजेंट करना था, हमें अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट करने थे, तो उसके लिए हमने एक जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि फ्लैग की पोजीशन है, एक फ्लैग तिरछा ले रखा है और एक सीधे ऊपर खड़ा पकड़ रखा है एक आदमी ने। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर पैटर्न हो गया, तो इसका मतलब कोई एक वर्ड हो गया, एक लेटर हो गया अल्फ़ाबेट सिग्नलिंग सिस्टम का। तो इसमें फ्लैग में क्या खास बात थी, फ्लैग्स आर यूजुअली स्क्वायर रेड एंड येलो डिवाइडेड डायगोनली विद द रेड पोर्शन इन द अपर होस्ट। तो अब यहाँ भी आप देख रहे हैं फ्लैग जो है कैसा है, फ्लैग में ये स्क्वायर टाइप का होता है और ऊपर का पोर्शन विकर्ण से काटा हुआ, विकर्ण के आधा ऊपर का पोर्शन लाल रंग का और आधा नीचे का पोर्शन जो है वो येलो कलर का होता था। तो इसी टाइप से फ्लैग से पकड़े जाते थे और उसका मतलब भी उसी हिसाब से निकाला जाता था। ठीक, इसी को आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम में अल्फ़ाबेट सिग्नलिंग सिस्टम किस प्रकार से बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ए है, ए रिप्रेजेंट करना, तो इस टाइप से हम इसको पकड़ते थे। तो अभी यहाँ पर आपको ह्यूमन या मैन पावर दिखाई दे रही है यहाँ पर सभी जगह यूज़ करने के लिए। भविष्य में इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक मैकेनिकल डिवाइस लगा दी गई थी, पर मैकेनिकल डिवाइस को भी ऑपरेट करने के लिए एक ह्यूमन पावर चाहिए होता था, क्योंकि ह्यूमन पावर का देखो समस्या ये है कि भाई वो थक जाएगा इस तरह से पकड़े रहने में, तो उसके लिए फिर हमने मैकेनिकल डिवाइसेस लगा दी यहाँ पर। तो यहाँ आप ए या 1 रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए इस टाइप का सिग्नल है, फिर BCDEFGH, तो इस टाइप से आपने ये सारे देख सकते हैं, ये सिग्नलिंग यूज़ की गई IJKLMNOPQRST और UVWX Z। तो ये यहाँ पर एक एनुअल न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसके लिए भी एक ऑप्शन दे दिया गया। तो ये सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ किया गया और पूरे एक इन्होंने जो क्लॉड चैप थे, इन्होंने पूरे अपने क्षेत्र में इसको यूज़ किया गया और करीब 200 किलोमीटर के एरिया में इसको यूज़ किया गया। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक यही था कि देखिए फ्रांस में इन्होंने पूरा लगभग 200 रिले स्टेशन लगाए और पूरे फ्रांस में कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप किया गया। लेकिन अब इसकी समस्या क्या थी, एक तो बिट रेट 1 बिट पर सेकंड से ज़्यादा नहीं था। बिट रेट का मतलब क्या है कि जो आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हो कितनी तेज़ चेंज हो रहे हैं, तो फ्लैग की स्थिति को कितनी तेज़ी से बदल सकते थे, ये बिट रेट कहलाता था। तो देखो पहले ह्यूमन था तो ह्यूमन में थोड़ा सा स्लो था, मैकेनिकल में थोड़ा फास्ट किया गया। लेकिन और भी क्या ड्रॉबैक थे, बहुत अधिक संख्या में लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ता था। साथ ही यह लाइन ऑफ साइट पर आधारित प्रणाली थी, मतलब लाइन ऑफ साइट मतलब आपको दिखाई देना चाहिए, जिस आदमी को हम सिग्नल भेजना चाहते हैं तो उस आदमी को वो पोस्ट या फ्लैग जो पकड़े हुए डिवाइस है या फ्लैग पकड़े हुए जो आदमी है वो आपको विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं होगा तो फिर आपको सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, मतलब उसको पता ही नहीं चल पाएगा, दिखाई नहीं देगा तो पता ही पढ़ ही नहीं सकता वो। तो ये प्रॉब्लम रही। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का विकास हुआ लगभग 1866 में पहला ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ बनाया गया और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की श्रेणी में मोर्स कोड लगभग 10 बिट पर सेकंड की स्पीड से इसमें सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते थे, तो मोर्स कोड का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखें मोर्स कोड क्या होता है, मोर्स कोड इज़ ए मेथड यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन टू एनकोड
text characters as standard sequences of two different signals during durations called dots and dashes और dits and dash। तो वास्तव में ये क्या है, हम डॉट और डैश यूज़ करके जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम में आप बाइनरी सिस्टम 1 और 0 यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर डॉट और डैशेस यूज़ करके हमने उसके डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स बनाए, कम्बिनेशंस बना करके, तो ये मॉर्स कोड कहलाया गया। ठीक है, तो मॉर्स कोड इज अ मेथड यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन टू एनकोड टेक्स्ट कैरेक्टर एज स्टैंडर्डाइज्ड सीक्वेंसेस ऑफ टू डिफरेंट सिग्नल्स ड्यूरेशंस कॉल्ड डॉट्स एंड डैशेस। तो इनका डॉट्स और डैशेस का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया गया और वहाँ से फिर कैरेक्टर्स हमने बनाया, मतलब लेटर्स रिप्रेजेंट किए। मॉर्स कोड का जो नाम है वो सैमुअल मॉर्स के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और इन्होंने टेलीग्राफ, ये मॉर्स टेलीग्राफ जो है वो बनाया गया था। द ड्यूरेशन ऑफ डैश इज 3 टाइम्स द ड्यूरेशन ऑफ डॉट। और ये खास बात एक और क्या रखी कि डैश का जो ड्यूरेशन है वो 3 गुना ज़्यादा होगा डॉट के ड्यूरेशन से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्स कोड का जो है दिखा रखा है। देखिए ए के लिए डॉट और फिर ये डैशेस लगे हुए, तो डैशेस जो है वो की लेंथ आप देख सकते हैं 3 गुना करीब ज़्यादा है। बी के लिए पहले डैश फिर 3 डॉट, सी के लिए डैश डॉट डैश डॉट, डी के लिए डैश डॉट डॉट। तो इस प्रकार से ये प्रणाली यूज़ की गई और ये हमने डॉट और डैशेस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये ABCD से पूरा 26 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए और फिर 0 से 1 तक के डेसिमल नंबर सिस्टम्स भी इसी के द्वारा बनाए गए। तो यहाँ पैटर्न देख सकते हैं। आप आज की डेट में ये प्रणाली लगभग बंद हो गई है, अब यूज़ नहीं होती है। और पहले आप अगर पुराने सिलेबस देखें तो हमारे बोर्ड के सिलेबस में था ये, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम के सिलेबस से भी अभी मॉर्स कोड जो है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट 1876 में लगभग टेलीफोन का विकास हुआ। यहाँ पर क्या है, ट्विस्टेड पेयर यूज़ किए गए। ट्विस्टेड पेयर मतलब कॉपर वायर थे और उन कॉपर वायर को मोड़ दिया गया था। कैसे, एक दूसरे से लपेटते हुए बढ़ाया गया था। तो अभी हम डायग्राम देखेंगे इसका। इसको कहा गया यूटीपी कहा गया इसको। तो इसका मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड मतलब उसकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं किया गया है, शील्डिंग नहीं की गई है। यूटीपी केबल ऑफ 100 ohm कॉपर केबल that consist of 2 to 1800 unshielded twisted pairs surrounded by an outer jacket। तो इस प्रकार की केबल्स खैर अवेलेबल हैं। इनमें मेटेलिक शील्ड नहीं होती है, यानी कि केवल और केवल प्लास्टिक कवर यूज़ किया जाता है। दिस मेक द केबल स्मॉल इन डायमीटर बट अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। अब डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम यही थी, कॉपर केबल है, ट्विस्टर पेयर है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का रोल बहुत ज़्यादा था, तो इससे हम नहीं बचा पाते थे केबल को। केबल में हमें कहीं भी अगर जा रही है और वहाँ पर बगल में और कोई हाई टेंशन वायर या ज़्यादा उच्च वोल्टेज वाला सिग्नल जा रहा है तो वहाँ पर परेशानी करता था। तो द ट्विस्ट हेल्प्स टू इम्प्रूव इट्स इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज एंड EMI। जो हमें ये ट्विस्ट देते हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है ट्विस्टेड पेयर में, कि वो एक तो इलेक्ट्रिकल नॉइज से इम्यूनिटी थोड़ा सा मेंटेन करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को भी थोड़ा सा कम करता है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कैट 5 और कैट 6 यूटीपी पैच केबल्स जो हम डाटा कम्युनिकेशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पर हमने आज की युग में देख रखा है। यहाँ पर आप चित्र देखते हैं ट्विस्टेड पेयर सिस्टम का। तो ये आप केबल देख रहे हैं, सबसे बाहर जो अगर आप देखें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ये प्रेजेंट सिनेरियो में अवेलेबल है। प्रोटेक्ट्स द कॉपर वायर फ्रॉम द फिजिकल डैमेज। जो आउटर मोस्ट जैकेट है वो आपको ये काम करता है, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि प्लास्टिक वगैरह का यूज़ किया जाता है, मेटेलिक शील्ड नहीं होती है। अच्छा, अब ट्विस्टेड पेयर के अंदर अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ट्विस्टेड पेयर जो है एक दूसरे को लपेटते हुए यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है। तो इसके ऊपर भी प्लास्टिक जैकेट एक चढ़ी होती है, तो उसका क्या रोल होता है, प्रोटेक्ट्स द सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस। ये ट्विस्टिंग जो आपने कर रखी है ये प्रोटेक्ट करता है सिग्नल को इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। यानी कि इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर के अंदर कॉपर केबल के अंदर जो हमारे मैसेज सिग्नल जा रहे हैं उनको अगर हमें बाहरी इंटरफेरेंस से बचाना है तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, तो इससे हमारा कुछ प्रोटेक्शन हो जाता है।
और देखिए यहाँ पर कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट्स वायर्स फ्रॉम ईच अदर एंड आइडेंटिफाइज ईच पेयर। तो अब हम क्योंकि पूरी भाई एक एक पेयर तो नहीं केबल ले करते, जब हम ब्रॉड लेवल पर हम ले करते हैं केबल, तो उसमें कई सारे पेयर्स डले हुए होते हैं। तो ये कलर कोडिंग इनकी कर दी गई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। तो इस टाइप से इसमें 4 पेयर डले हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 पेयर ट्विस्टेड केबल यहाँ पर डला हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ। उसके बाद 1880 के लगभग अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोटोफोन का आविष्कार किया। ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच यूजिंग लाइट बीम। क्या खास बात थी इस फोटोफोन की कि जो हमारी आवाज़ है उसको लाइट बीम के द्वारा ट्रांसमिट किया गया। तो इस फोटोफोन का विकास किया गया। इन फोटोफोन मिरर्स वर यूज्ड टू स्टीयर द लाइट। इस फोटोफोन में मिरर को यूज़ करते थे लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर घुमाने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम मिरर्स का यूज़ करते थे। तो आज भी आप वैसे देखते हैं यूज़ करते हुए, बच्चे खेलते खेलते में यूज़ करते हैं मिरर को। रिफ्लेक्शन करते हैं, जब सूरज की रोशनी आती है तो दूसरे के जगहों पर आप अगर रिफ्लेक्ट करके डालें तो वहाँ प्रकाश पहुँच जाता है। तो वैसे ही कुछ टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ की गई थी। अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इट्स यूज़ वॉज लिमिटेड बिकॉज ऑफ लो डिस्टेंस। अब ये फोटोफोन क्या, अब वही है भाई, लाइट लाइन ऑफ साइट पर भी एक तो काम कर रहा है। जहाँ पर हिंड्रेंस या रुकावट आ जाएगी तो वहाँ पर हमारा जो लाइट है आगे बढ़ना बंद हो जाता था। तो हम बहुत ज़्यादा दूरी, लंबी दूरी के लिए इसको यूज़ नहीं कर पाते थे। और प्रॉब्लम क्या थी कि जब आप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मान लीजिए आपने कई सारे मिरर यूज़ कर लिए, तो भी एक समस्या थी कि बहुत ज़्यादा दूरी हम उसको तय नहीं कर पाते थे। तो ये एक समस्या रही इसके साथ। Bell's photophone worked by projecting voice through an instrument toward a mirror। तो इसमें क्या किया कि आवाज़ को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिरर पर डाला गया। वाइब्रेशंस इन द वॉइस कॉज्ड ऑसिलेशंस इन द शेप ऑफ द मिरर। अब इस मिरर का जो पोजीशन है, उसकी जो शेप है, उसमें जब ये वाइब्रेशंस पड़ते थे तो वो चेंज हो जाता था। तो ये ऑसिलेशंस उसमें पैदा हो जाते थे मिरर में। तो फिर क्या होता है? बेल डायरेक्टेड सनलाइट इनटू द मिरर विच कैप्चर्ड एंड प्रोजेक्टेड द मिरर्स ऑसिलेशंस टुवर्ड अ रिसीविंग मिरर। अब ये जो आपके हम डिवाइस देखेंगे, इधर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये देखिए इस टाइप की डिवाइस थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डिवाइस से यहाँ पर साउंड किया गया, ठीक है, साउंड डाली, तो यहाँ पर मिरर में साउंड पड़ी, तो ये मिरर जो है वाइब्रेट करता था। अब मिरर देखिए रिफ्लेक्टर है बेसिकली। मिरर का मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्टर है। तो पॉलिश करके भी हम रिफ्लेक्टर बना लेते थे। कोई लाइट अगर अगर आप देखें बहुत चमकती हुई चीज़ है, कोई मेटेलिक आपने पॉलिश कर दी है किसी सरफेस पर, तो मान लीजिए वो सरफेस बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि कपड़े टाइप में भी अगर रिफ्लेक्शंस आपको कई बार मिल जाते हैं, अगर अच्छी पॉलिशिंग, अच्छी कोटिंग कर दें, या प्लास्टिक में किसी में सॉफ्ट प्लास्टिक में कोटिंग कर दें, तो उसमें भी सिल्वर वगैरह की कोटिंग कर दें, तो वहाँ से भी जब लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम साउंड या वॉइस हम इसमें डालते हैं तो इस मिरर में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और ये वाइब्रेशंस फिर आगे जाते हैं। तो दूसरे एंड पर क्या होता है? रिसीविंग मिरर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बेल डायरेक्टेड सनलाइट इनटू द मिरर विच कैप्चर्ड एंड प्रोजेक्टेड द मिरर्स ऑसिलेशंस टुवर्ड ए रिसीविंग मिरर। तो वहाँ पर पहले साउंड को डाला एक मिरर पर, उस मिरर की जो लाइट है उसको हमने प्रोजेक्ट किया किस पर? एक रिसीविंग मिरर पर प्रोजेक्ट किया। तो रिसीविंग मिरर जब ये लाइट रिसीव करता है तो डिफरेंट भाई जैसे सिग्नल आपके साउंड के वाइब्रेट करेंगे तो उसी हिसाब से लाइट का जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगा। तो मिरर जो रिसीविंग मिरर है वहाँ पर भी रिसीविंग इंटेंसिटी चेंज होती है, तो वो मिरर भी, रिसीविंग मिरर भी वाइब्रेट करता है, और फिर हम उससे वापस डायाफ्राम लगा करके, पर्दा लगा करके उसको वापस साउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रिसीविंग एंड पर हमारा एक साउंड सिग्नल मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट किया गया और फिर यहाँ से वाइब्रेशंस को रिसीव कर लिया गया।
ठीक। तो ये एक सिस्टम था फोटोफोन का, यानी कि लाइट का जो यूज़ है, साउंड जो है वो लाइट के थ्रू हमने पहले भी एक डेवलपमेंट कर चुके हैं 1880 में। तो 1880 में एक विकास हो चुका था कि साउंड को हमने लाइट के थ्रू ट्रेवल करवाया। ठीक है, लाइट एज ए सिग्नल यूज़ किया साउंड को मूव करवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन इसका ड्रॉबैक वही था कि भाई हम इसमें 200 मीटर तक की ही दूरी तय कर सकते थे। अब यहाँ पर एक ब्रीफिंग है। 1880 में फोटोफोन का जो विकास हुआ था, द फोटोफोन फंक्शनड सिमिलरली टू द टेलीफोन except the photophone used light as a means of projecting the information while the telephone relied on the electricity। तो क्या डिफरेंस आपको मिला आज की जो हमारे पास टेलीफोन है और पुराना फोटोफोन था उसमें क्या डिफरेंस मिला आपको? हमें ये पता चला कि जो हम आज की डेट में हम सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर के अंदर, पहले उस टाइम पे फोटोफोन के अंदर हम क्या यूज़ करते थे? लाइट एज ए सिग्नल यूज़ करते थे। तो साउंड को लाइट में कन्वर्ट किया और फिर वापस रिसीविंग एंड पर जो लाइट मिरर में जो रिसीव हुई उससे फिर वापस साउंड में कन्वर्ट कर लिया गया। तो ये बेल वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये फोटोफोन का विकास किया। आइए अब देखते हैं कि इसमें उसके बाद 1940 के लगभग कोएक्सियल केबल सिस्टम आया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई एक तो जैसे फोटोफोन में तो चलो डिस्टेंस की प्रॉब्लम हुई, ठीक, और कम्युनिकेशन का जो सेटअप है वो भी थोड़ा सा टिपिकल था। और इसी प्रकार से ट्विस्टेड पेयर में क्या प्रॉब्लम है कि ट्विस्टेड पेयर की बैंडविड्थ लिमिट थी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल नहीं आप ट्रांसमिट कर सकते थे। तो इसके लिए फिर कोएक्सियल केबल सिस्टम आया। कोएक्सियल केबल सिस्टम क्या होता है? कोएक्सियल केबल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल consisting of an inner conductor surrounded by concentric conducting shield with the two separated by a dielectric। अब अगर मैं कोएक्सियल सिस्टम का आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे अंदर सेंटर कंडक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रखा है, ये वाइट कलर का जो आप दिख रहा है। देन फॉयल शील्ड है आपके पास, एक मेटेलिक फॉयल लगा रखी है। उसका ब्रेडेड शील्ड है, ये एक नॉइस के लिए सेकंड मतलब केबल है एक तरीके से, यहाँ अंदर सेंटर के कंडक्टर और ये बाहर ब्रेडेड शील्ड, और सबसे बाहर आउटर जैकेट आप देख रहे हैं। तो ये कोएक्सियल केबल का विकास किया गया और इसको यूज को कम्युनिकेशन में यूज़ किया गया, ठीक। इनर कंडक्टर सराउंडेड बाय कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शील्ड विद द टू सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। बैंडविड्थ इसकी लगभग 3 मेगाहर्ट्ज तक की हमें मिल गई यहाँ पर, और इसी के द्वारा एक टीवी चैनल भी हम प्रसारित किया गया, और 300 वॉइस चैनल्स को भी इस केबल के द्वारा प्रसारित किया गया। मतलब इतनी चीज़ें पॉसिबल हो गई। लेकिन अब इसमें क्या है, लॉसेस जो थे केबल में वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट थे, यानी कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे यानी कि बैंडविड्थ बढ़ाएंगे तो वो फिर उसके बाद एक लिमिटेशन यहाँ भी चालू हो गई। भाई 3 मेगाहर्ट्ज तक तो सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, अच्छा का मतलब जो आप सिग्नल भेज रहे हैं वही आपको रिसीव हो रहा है। लेकिन जैसे ही बियॉन्ड दैट उसके ऊपर जाते हैं तो एक समस्या यहाँ पर चालू हो जाती है, जिसकी ये मतलब अब आगे हमें फिर अल्टरनेटिव खोजना पड़ा इसका। तो यहाँ पर शील्डेड केबल देख रहे हैं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, एक माइक्रोवेव सिस्टम का डेवलप किया गया 1948 में। बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, माइक्रोवेव सिस्टम डेवलप किया। देखिए कोएक्सियल केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, सभी में एक प्रॉब्लम उसकी थी ही। मान लीजिए बिजली कड़क रही है और या बगल से हाई टेंशन केबल जा रही है तो उनका इंटरफेरेंस हमारे सिग्नल पर पड़ता था और हमारा सिग्नल लॉस हो जाता था। ये एक समस्या बनी रही इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ। अब माइक्रोवेव सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम तो रही। अब इसको बताऊंगा मैं आपको। देखिए कैरियर फ्रीक्वेंसीज में 1 से 10 गीगाहर्ट्ज यूज़ किया गया। एक्चुअली क्या था, आप कम्युनिकेशन सिस्टम में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर हमारा जो बेस बैंड सिग्नल है, यानी कि जो हमारे साउंड सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिकल में साउंड सिग्नल जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपने जो सिग्नल बनाया वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी का होता है, लगभग 3000 हर्ट्ज का तक का होता है। तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जब ये ट्रैवल करता है एनवायरनमेंट में
या ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्रैवल कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है, सिग्नल का अटेन्यूएशन हो जाता है लो फ्रीक्वेंसीज पर। तो फिर ये कोशिश की गई कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को भेजा जाए। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो एक तरीका है कि आप पैदल चले जाएं और दूसरा तरीका है आप साइकिल यूज़ कर लें, मोटरसाइकिल यूज़ कर लें, कार यूज़ कर लें, है ना। तो जब हम भाई इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारा सिग्नल ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट हो जाता था। तो ये विकास किया गया माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम का। हमने हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया यहाँ पर ताकि हम अपने सिग्नल को दूर तक भेज सकें। तो मॉड्यूलेशन किया गया इस मेथड। यहाँ पर जो स्पीड मिली 100 Mbps तक की स्पीड मिल गई, मतलब 100 मेगाबिट पर सेकंड तक के सिग्नल की स्पीड के सिग्नल हम इसमें ट्रांसमिट करने में सक्षम हो पाए। और इसमें रिपीटर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमें यूज़ किया करना पड़ा। और इसका एक जो बेनिफिट या ड्रॉबैक कह लीजिए, लाइन ऑफ साइट होना बहुत ज़रूरी था। तो बेनिफिट कैसे हुआ लाइन ऑफ साइट, जैसे पहाड़ों में है भाई, दो पहाड़ की चोटियों में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित कर दिया तो वहाँ लाइन ऑफ साइट आसानी से मिल जाती है। नीचे कितनी बड़ी बड़ी खाई हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होती, हम उनको बाईपास कर सकते हैं। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम में बेनिफिट तो मिले भाई, स्पीड बहुत अच्छी हो गई, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यही रही कि हमारे जो हम लाइटनिंग की समस्या थी, जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की समस्या थी, वो यहाँ भी थोड़ी मेंटेन बनी रही, क्योंकि हम एंटीना यूज़ कर रहे हैं और एंटीना माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए लाइन ऑफ साइट बनाने के लिए हम एंटीना यूज़ करते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना। तो वो एंटीना में यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक ट्रांसमीटर और दूसरे एंड पर रिसीवर है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फिर एंटीना कनेक्ट किया हुआ है, आप एंटीना देख सकते हैं टावर लगा करके। तो ये डिश टाइप के, जैसे आज आप टीवी में डिश यूज़ कर रहे हैं वैसे ही डिश टाइप के एंटीना यूज़ करते थे। तो अब जब लाइटनिंग होती थी तो ये बिजली जो है इनमें से भाई ग्राउंडिंग तो की जाती है, लेकिन कई बार बहुत हाई बिजली आ जाती थी, या भाई बादलों से या नेचुरल जो बिजली है बहुत तेज़ कड़क हो जाती थी, जिसकी वजह से ये बिजली इस एंटीना के थ्रू हो करके हमारे ट्रांसमीटर सिस्टम तक पहुंच जाती थी। ये जो हमने ट्रांसमिशन लाइन यूज़ की ना, ये वेव गाइड यूज़ करते हैं, तो यहाँ के थ्रू ट्रांसमीटर तक पहुँच जाती थी या रिसीवर तक, दूसरे एंड पर रिसीवर तक पहुँच जाती थी, तो वो फिर सिस्टम को डैमेज कर देती थी। तो ये इशू रहा इसके साथ। बाकी स्पीड तो चलिए अच्छी मिल गई हमें, करीब 100 Mbps तक की स्पीड मिल गई। लेकिन अब दूसरा ये भी था कि रिपीटर स्पेसिंग जो है लगभग 1 किलोमीटर में हमें यूज़ करना पड़ जाता था। तो ये कुछ ड्रॉबैक रहा कैरियर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम के। लेकिन आज भी आप देखेंगे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है, जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन या टावर वगैरह लगाते हैं वहाँ भी कई बार, और पहाड़ों में तो अभी भी कई जगहों पर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ हो रहा है। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ देखिए 1957 ऑनवर्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट हुआ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का विकास का थोड़ी सी हम स्टडी यहाँ पर कर लेते हैं कि फर्स्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय 27-year-old रॉयल एयर फोर्स ऑफिसर आर्थर सी क्लार्क इन ए पेपर टाइटल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेज। तो इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, ये आर्थर सी क्लार्क थे, ये एयरफोर्स, अमेरिका के एयरफोर्स के ऑफिसर थे। इन्होंने पेपर पब्लिश किया ए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिलेज, और इन्होंने यहाँ पर देखा कि कैन रॉकेट स्टेशन गिव वर्ल्ड वाइड रेडियो कवरेज। तो उन्होंने कहा कि अगर एक रॉकेट स्टेशन बना दिया जाए तो क्या वो उससे हम रेडियो कवरेज कर सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक पब्लिकेशन किया 1945 में ये पब्लिश किया उन्होंने। फिर इन्होंने देखा यहाँ पर इन्होंने एक क्या प्रपोजल दिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, हु वुड लेटर बिकम एन अकम्प्लिस्ड साइंस फिक्शन राइटर प्रपोज दैट ए सैटेलाइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,786 किलोमीटर above अर्थ सरफेस वुड मूविंग एट द सेम स्पीड्स एज अर्थ रोटेशन। तो ये इन्होंने प्रपोजल दिया
कि अगर हमारा सैटेलाइट लगभग इतनी दूरी पर अर्थ सरफेस पर से इतना ऊंचा रहे और अर्थ की स्पीड से अगर रोटेट करे तो एक संभावना बनती है कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट जो है मैन मेड एक डिवाइसेस है जो कि यूजुअली राउंड शेप में, या आज की डेट में तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी डालते हैं, पर यूजुअली राउंड शेप में हम डिवाइसेस को अंदर इनबिल्ट कर देते हैं और उसको फिर हम बाहर अर्थ की सरफेस के बाहर लॉन्च कर देते हैं। तो कई सारे आप आज की डेट में आप जानते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट या हाई एल्टीट्यूड्स बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस से कई कई हज़ार किलोमीटर दूरी तक पर सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो ये मैन मेड सिस्टम है जो कि अर्थ की सरफेस के काफ़ी ऊंचाई पर ऊपर चक्कर लगाते हैं अर्थ का। ठीक है, तो ये उन्होंने एक प्रपोजल दी कि अगर हम लगभग इतनी दूरी पर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम सैटेलाइट डालें तो ऐसा संभव है कि अगर वो सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ साथ उसी स्पीड से मूव करे तो कम्युनिकेशन ईजिली पॉसिबल हो सकता है और पूरा अर्थ हमारा लगभग कवर होने की संभावना है। खैर ये एक प्रपोजल था। फिर क्या किया गया, एट दिस एल्टीट्यूड द सैटेलाइट वुड रिमेन इन फिक्स्ड, इन्होंने और क्या चीज़ बताई, एट दिस एल्टीट्यूड सैटेलाइट वुड रिमेन इन ए फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू ए पॉइंट ऑन द अर्थ। तो उन्होंने बताया कि भाई जब अगर सैटेलाइट की स्पीड से ही आप सैटेलाइट उसी स्पीड से दौड़ेगा जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है तो डेफिनेटली वो लगेगा कि स्थिर है। तो दिस ऑर्बिट इज नाउ कॉल्ड ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया और ये ऑर्बिट जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छी रही। तो this geostationary orbit is ideal for satellite communication since an antenna on the ground can be pointed to a satellite 24 hours a day without having to track its position। तो इसमें बेनिफिट्स यही मिला हमें कि भाई एंटीना जो ग्राउंड पर लगा हुआ है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कंटिन्यूस वॉच कर रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहे हैं, उसको ऑर्बिट को ट्रैक नहीं करना पड़ रहा है। और क्या कैलकुलेट किया इन्होंने, क्लार्क कैलकुलेटेड इन हिज पेपर दैट 3 सैटेलाइट्स स्पेस्ड इक्विडिस्टेंटली इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट would be able to provide radio coverage that would be almost worldwide with the sole exceptions of some of the polar regions। तो ये भी एक चीज़ इन्होंने कैलकुलेट करी कि अगर हम 3 सैटेलाइट हम इक्वी डिस्टेंस पर लगा दें तो पूरे विश्व को हम कवर कर सकते हैं, मतलब पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये एक इन्होंने प्रपोजल दिया था क्लार्क ने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम चित्र में दिखा रखा है। ये एक डिश रिफ्लेक्टिंग डिश दिखा रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये टीवी में भी देखते हैं, यहाँ फोकस लगा होता है, साइड व्यू है। तो ये पैराबोलिक टाइप का इसमें इसका जो एनवलप आता है, जो हम सिग्नल डिश के थ्रू जाते हैं, पैराबोलिक टाइप का एनवलप बनता है। तो ट्रांसमिटिंग सिग्नल यहाँ आ रहे हैं, फिर वो फोकस होकर के और वेव गाइड के थ्रू, ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर टेल में, ये वेव गाइड के थ्रू आगे रिसीव हो जाते हैं। ठीक, तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रपोजल दिया। अब इसके बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट, तो स्पुतनिक फर्स्ट बना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। स्पुतनिक वॉज ओनली 58 सेंटीमीटर मतलब 23 इंचेस इन डायामीटर विथ 4 एंटीना सेंडिंग लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल एट रेगुलर इंटरवल। तो इसमें 4 एंटीना थे लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एक रेगुलर इंटरवल पर ट्रांसमिट करने के लिए। द फर्स्ट सैटेलाइट टू रिले वॉइस सिग्नल वाज लॉन्च्ड बाय यूएस गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट स्कोर। स्कोर का मतलब सिग्नल कम्युनिकेशन बाय ऑर्बिटिंग रिले इक्विपमेंट, मतलब सिग्नल कम्युनिकेशन बाय ऑर्बिटिंग रिले इक्विपमेंट। तो ऊपर जो हमारा सैटेलाइट है वो ऑर्बिटिंग रिले इक्विपमेंट है बेसिकली एक तरीके से। फ्रॉम द केप कार्निवल, ये यहाँ से लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा ऑन 19 दिसंबर 1958।
It broadcast a taped message conveying peace on earth and goodwill toward men everywhere from US press Dwight D. Eisenhower। तो इस जगह से एक मैसेज कन्वे किया गया, ब्रॉडकास्ट किया गया। ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित कर दिया गया, मतलब वन वे कम्युनिकेशन बेसिकली था। तो पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड मेन एवरीवेयर, तो ये एक मैसेज प्रसारित किया गया इसके द्वारा। नासाज फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज इको-1 सैटेलाइट। इसके बाद फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट बीच में हुए और नासा की स्थापना हुई, ठीक। और नासा ने अपना पहला प्रोजेक्ट जो है इको-1 सैटेलाइट लॉन्च डेवलप किया, किसकी सहायता से, AT&T बेल लैब्स। दैट वाज डेवलप्ड इन कोऑर्डिनेशन विद AT&T बेल लैब्स। Pierce led a team at Bell Labs that developed ECO-1 satellite, which was launched on August 12, 1960। तो 12 अगस्त 1960 को ECO-1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ECO-1 was a 30.5 meter aluminum coated balloon that contained no instrument but was able to reflect signals from ground। तो इसकी क्या खास बात है इको-1 की, ये जो सिग्नल ग्राउंड से आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं उस सैटेलाइट को, तो वहाँ वो उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता था, तो केवल रिफ्लेक्शन का काम करता था। तो सिंस इको-1 वाज ओनली रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स, इट वाज कंसीडर्ड पैसिव सैटेलाइट। तो इसलिए क्योंकि ये केवल रिफ्लेक्शन का काम करता था, जो सिग्नल रिसीव हुआ ग्राउंड से उसको वापस रिफ्लेक्ट करके ग्राउंड में भेज दिया, तो एक पैसिव सैटेलाइट कहलाया। इको-2 इसी प्रकार से दूसरा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया इसी सीरीज में, वो भी पैसिव सैटेलाइट था। उसके पश्चात 1962 में टेलस्टार 1, Pierce team at Bell Labs also developed Telstar 1, the first active communication satellite capable of two-way communication। अब ये टेलस्टार जो है फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था, ये टू वे कम्युनिकेशन कैपेबल था, टू वे कम्युनिकेशन करने में कैपेबल था। तो टेलस्टार 1 वाज लॉन्च्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन जुलाई 10, 1962 बाय ए डेल्टा रॉकेट। तो ये रॉकेट का खैर नाम है। तो टेलस्टार जो है डेल्टा रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में 10 जुलाई 1962 को लॉन्च किया गया था। नासा प्रोवाइडेड द लॉन्च सर्विसेज एंड सम ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री सपोर्ट। तो नासा ने ये चीज़ साथ में सपोर्टिंग चीज़ यूज़ करी, प्रोवाइड करी इसको लॉन्चिंग में। Telstar 1 was the first satellite to transmit live television images between Europe and North America। तो Telstar 1 ही पहला एक सैटेलाइट था जिसने कि टेलीविज़न इमेजेस को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ट्रांसमिट करने में सक्षम रहा। Telstar 1 also transmitted the first phone call via satellite, a brief call from AT&T chairman Frederick Capel transmitted from the ground station in the Andover, Maine to US press लिंडन जॉनसन इन वाशिंगटन डीसी। तो इन दो लोगों के बीच में एक पहली टेलीफोनिक फ़ोन कॉल जो है AT&T चेयरमैन और US में एंडेवर के द्वारा के बीच में ये संपर्क किया गया फ़ोन कॉल का। तो इसमें टेलस्टार 1 का यूज़ किया गया। Rogen's team at Hughes Aircraft attempted to place the first satellite in geostationary orbit, SYNCOM-1, on February 1463। तो ये भी तो रोजेंस की एक टीम थी जिसने कोशिश की सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने की। इसको नाम दिया गया SYNCOM-1। ये 14 फरवरी 1963 को लॉन्च किया गया। SYNCOM-1 की क्या खास बात थी, SYNCOM-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट था और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में होने की वजह से इसमें सिग्नल्स जो कंटिन्यूस हमारे ग्राउंड से कनेक्टिविटी बनी रहती थी। SYNCOM-1 वाज फॉलोड बाय द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ SYNCOM-2। इसके बाद SYNCOM-2 भी लाया गया। द फर्स्ट सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, एन ऑर्बिट दैट हैज़ ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स बट इज इंक्लाइंड टू द इक्वेटर। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट की क्या खास बात है कि इसका पीरियड जो है, यहाँ पर जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं उनका पीरियड 24 घंटे का होता है और वो इक्वेटर पे इंक्लाइंड होते हैं। तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट SYNCOM-2 26 जुलाई 1963 को लॉन्च किया गया। इसके साथ फिर उसके बाद SYNCOM-3 लॉन्च हुआ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में 19 अगस्त 1964 को। SYNCOM-3 ने क्या ब्रॉडकास्ट किया, SYNCOM-3 ब्रॉडकास्ट द 1964 ओलंपिक गेम्स फ्रॉम टोक्यो जापान टू द यूनाइटेड स्टेट्स
द फर्स्ट मेजर सब स्पोर्टिंग इवेंट ब्रॉडकास्ट वाया सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट के द्वारा ओलंपिक गेम्स का प्रसारण किया गया, तो सिनकॉम 3 के द्वारा वो किया गया। तो इस प्रकार से सैटेलाइट फिर आगे और डेवलपमेंट होते चले गए, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट हुए, तो हम उसमें और डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सैटेलाइट का भी साथ में डेवलपमेंट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी साथ में डेवलपमेंट लगातार चलता रहा। 1960 में दोबारा भाई कोशिश यही रही कि बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम है, अब सभी लोग चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, तो बैंडविड्थ इंक्रीज़ करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हुई। इन सब में कुछ ना कुछ जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अपने ड्रॉबैक्स थे कि भाई एक तो कॉस्टली अफेयर था, महंगा पड़ता था, और सिस्टम को सेटअप करना भी महंगा था सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, और जो है बैंडविड्थ भी लिमिटेशंस थी। खैर डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव हुई, लेकिन कॉस्टली अफेयर तो था ही, पर फ़ायदा भी था सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। जैसे रिमोट एरिया में, जैसे अब आज की डेट में आप लद्दाख वगैरह में कम्युनिकेशन देखें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही सेटअप हो पा रहा है संभव, वरना वो वहाँ से इलाका पूरा कटा हुआ था, भारत बाकी शेष भारत से कटा हुआ था। तो आज की डेट में वो सब सैटेलाइट से जुड़े हुए, जितने भी पहाड़ी इलाके दुर्गम स्थल हैं वहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत बढ़िया हो रहा है, तो यूज़ किया जा रहा है उसका भी। तो खैर बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए एक सिस्टम को आवश्यकता थी और अपडेट करने की, तो विकास हुआ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में रिपीटर स्पेसिंग आप देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर, मतलब सिग्नल का जो लॉस होता है लगभग 50 किलोमीटर तक की दूरी के बाद ही हमें रिपीटर यूज़ करना पड़ता था। और बैंडविड्थ तो वास्तव में इनफाइनाइट बैंडविड्थ करीब मिलती है, लेकिन सिस्टम लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, इसलिए फिर भी हमें बहुत हाई बैंडविड्थ मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट कैसे हुआ। 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द को लाया गया, और ये किसके द्वारा लाया गया, बाय नरिंदर कपानी फॉर इमेजिंग। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, वहाँ उसमें फाइबर ऑप्टिक्स पहली बार शब्द यूज़ किया गया था। ऑप्टिकल मतलब फाइबर के अंदर लाइट ट्रेवल करवाई थी, जो सिलिकॉन टाइप का फाइबर था और ग्लास फाइबर था, उसके अंदर लाइट ट्रैवल करवाई थी। तो ये नरेंद्र कपानी जी ने पहली बार इस शब्द को यूज़ किया गया था। तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। 1956 में पहली बार इन्होंने फाइबर ऑप्टिक शब्द को यूज़ किया गया, और तब से फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 1960 में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेज़र मार्केट मतलब विकास हुआ और मार्केट में आया वो। 1964 में ग्लास फाइबर को लो लॉस मटेरियल के रूप में ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ किया गया, और काओ हॉकम ने इसको इस्तेमाल करके लोगों के सामने लाए। 1970 में कॉमर्शियल डिप्लॉयबल ऑप्टिकल फाइबर, जो हमारे मतलब आसानी से और इकोनॉमिकली ऑप्टिकल फाइबर जो लॉन्च किया जा सके और लोगों के कम्युनिकेशन में यूज़ किया जा सके, उसका विकास किया गया, जो कि डॉक्टर कॉर्निंग, इसको कॉर्निंग ग्लास ही बोला गया। तो इन्होंने विकास किया था उस टाइप के फाइबर का। इसमें 20 dB पर किलोमीटर जो है लॉसेस थे। 1983 में कमर्शियल फाइबर सिस्टम डेवलप्ड बाय नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर ये सामने आए। 1986 में फर्स्ट इरिबियम डोप्ड ऑप्टिकल एम्पलीफायर, एडफा इसको बोलते हैं, एडफा का इस्तेमाल किया गया। ये डिसर्सिव एंड डेविड पाइन वैज्ञानिक ने इसको एम्पलीफायर यूज़ किया था। एक्चुअली एम्पलीफायर क्या था, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि सिग्नल जब लॉस हो जाता था तो उसको एम्पलीफाई करने की आवश्यकता हुई, तो इसका विकास किया गया 1986 में, और आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 1996 में कमर्शियल WDM यूज़ करने लग गया। WDM आज आप जानते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किया गया, और 1996 में कमर्शियल 10 गीगाबिट पर सेकंड के सिस्टम्स यूज़ किया गया लगे, और 2007 में अब एडवांस मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स वगैरह यूज़ किया जाने लग गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम का विकास किया गया, और उनमें बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए और इंटरफेरेंस को कम करने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ की गई। ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या बेनिफिट्स मिले हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि इसका आप अब जवाब दे पाएंगे। फाइबर ऑप्टिक नाम किसने दिया? ऑप्टिकल फाइबर यूजेस लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं।
तो अगले आपने मुझे यहाँ पर सुना, और अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। थैंक यू।